हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। पॉलिटी के इस सीरीज़ में आज हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कार्यपालिका में शामिल कौन कौन है। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी, ये सभी लोग कार्यपालिका में शामिल होते हैं। अब देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है। तो इसमें दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य आएंगे और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आएंगे। ये कब कहा गया? 70 अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, उसके द्वारा दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभा को शामिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति अवैध होने पर उसकी घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कोई भी कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, लेकिन ये उपराष्ट्रपति कॉन्सेप्ट में था कि अगर मान लीजिए किसी को कोई राष्ट्रपति है और सुप्रीम कोर्ट कह दे आके कि हाँ इनका जो निर्वाचन हुआ था ये अवैध था, तो उस पर्सन ने उस दिन से पहले और उस दिन तक जितनी भी घोषणाएं की होंगी वो सभी मान्य होगी, उनको अमान्य नहीं किया जाएगा। जब अवैध घोषित हो जाएगा उसके बाद उसकी बातें मान्य नहीं मानी जाएंगी, लेकिन जो पहले जितनी भी घोषणाएं की होंगी वो सभी मान्य होती हैं। इनकी अर्हता ये है कि ये भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए अर्हित होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के लिए लोकसभा के अर्हित होना चाहिए और उपराष्ट्रपति के लिए क्या होता है कि राज्यसभा के लिए होना चाहिए। इनके नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। इनको शपथ आर्टिकल 60 के तहत सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ध्यान रखिएगा, जो अनुसूची हमारी दूसरी है उसमें भी अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान है। तो उसमें कभी कोई पूछ लेता है कि उसमें शपथ कौन कौन लेता है, मंत्री और ये सब करके, और उसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें राष्ट्रपति का भी वो लगा दिया गया कि राष्ट्रपति भी शपथ लेता है। ध्यान रखिएगा, अनुसूची 2 के तहत राष्ट्रपति शपथ नहीं लेता है, वो आर्टिकल 60 के तहत शपथ लेता है। इनकी पदावधि ये होती है कि जिस दिन से ये पद ग्रहण करेंगे उस दिन से 5 साल तक रह सकते हैं और जब तक इनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है ये अपने पद पर आसीन रहते हैं। पदत्याग ये उपराष्ट्रपति को करते हैं और इनको महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है। महाभियोग पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी यशवंत सिन्हा पे जो जिनके यहाँ नकदी बरामद हुई थी उन पे महाभियोग का प्रोसेस चल रहा है, तो इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। सबसे पहले महाभियोग आर्टिकल 61 में है, इसको कोई भी सदन ला सकता है और जब भी महाभियोग लाया जाएगा जिसके खिलाफ लाया जा रहा है उसको 14 दिन पहले नोटिस दे दिया जाता है। इसमें 2/3 बहुमत से इसको पहले तो पारित होना चाहिए। ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है और जैसे कि एक सदन जब 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, इसके दूसरे सदन के द्वारा इसकी जांच की जाती है और जो महाभियोग होता है इसमें नामांकित भी जुड़ जाते हैं, जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा के उसमें निर्वाचित लिए जाते थे, लेकिन जब महाभियोग लगाया जाता है तो निर्वाचित के साथ साथ नामांकित लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन दूसरी ध्यान देने वाली बात है कि राज्य की विधानसभा के जो सदस्य हैं वो महाभियोग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग निर्वाचन जब होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि निर्वाचित सदस्य होते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं है तो कौन देखेगा उनका पद, तो उपराष्ट्रपति उस समय अपना कार्य करते हैं। और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होते हैं तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो उनके पद का कार्य देखते हैं। कार्यकारी शक्तियों की बात की जाए तो राष्ट्रपति के कार्यकारी ये शक्ति हैं कि ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, कैग की नियुक्ति करते हैं और महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल नियुक्ति, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, एससी आयोग, इन सभी के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। वीटो पावर आर्टिकल 111 में है, जिसमें विधेयकों पर अनुमति की बात की गई है कि विधेयक को अनुमति किस तरीके से या कितने समय में दी जाएगी, तो एक तरीके से वीटो पावर को भी दर्शाता है, तो ये आर्टिकल 111 में है। अध्यादेश आर्टिकल 123 में है
और अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब दोनों सदन का प्रोसेस में नहीं होते हैं। तो इसको आप बहुत ज़्यादा 6 महीने तक कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीने इसलिए किया जाता है क्योंकि लोकसभा के लिए प्रावधान है कि एक साल में 2 बार बैठक होनी चाहिए और उनके बीच में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। अब साल में 12 महीने ही होते हैं, 6 महीने के 2 बांट लिए गए और 2 होना कंपलसरी भी है। तो यही होता है कि अध्यादेश 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है और इसको कभी भी वापस लिया जा सकता है। संविधान संशोधन या फिर युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर अध्यादेश लाया नहीं जा सकता है। अब इनका ये भी पूछता है इनके कि आर्टिकल्स में इसमें कब क्या दिया गया है, तो इसकी एक ट्रिक है, क्योंकि ऐसे करके याद नहीं हो पाएगा। तो राष्ट्रपति के जो आर्टिकल्स हैं इसको याद करेंगे। पकानी कोका दुयो दशम, जिसमें पा से आएगा पद यानी कि राष्ट्रपति का पद, आर्टिकल 52। का से आएगा कार्यपालिका का प्रधान, यानी कि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, ये बात आर्टिकल 53 में है। नी से आएगा निर्वाचन, आर्टिकल 54 में। को से आता है कोटा, यानी कि निर्वाचन की रीति क्या होगी, कि ये आर्टिकल 55 में है। का से आएगा कार्यकाल, ये आर्टिकल 56 में है। दू से आएगा दोबारा का मतलब पुनर्नियुक्ति, आर्टिकल 57 में। यो से योग्यता, आर्टिकल 58 में। दशम के दा से दशा, यानी कि क्या क्या शर्तें होंगी, 59 में। शाह से शपथ, आर्टिकल 60 और माँ से महाभियोग, आर्टिकल 61। अब ये है कि ये अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे, तो ये अपनी शक्ति का प्रयोग सीधे व अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा कर सकते हैं। और इसके लिए जनसंख्या का आशय क्या होता है कि कौन सी जनसंख्या के लोग इसमें माने जाएंगे। तो पहली बात तो 10 लाख की जनसंख्या पे निर्धारण होता है सीट का, और इसके लिए जो जनगणना है वो 1971 की है, और ये होता है कि ये 2026 तक के लिए है, और 2026 के पश्चात की पहली जनगणना यानी कि 2031 तक ये लागू रहता है। तो इसके लिए अगर पूछा जाएगा तो जनगणना है 1971 की, और ये कब तक रहेगी, 2026 तक। इनका अभिभाषण मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है, और राष्ट्रपति के परामर्श के बाद ही राज्यपाल के परामर्श के बाद ही अनुसूचित जाति का क्षेत्र बढ़ाना या घटाना, ये सब राष्ट्रपति के आदेश पर होता है, यानी कि परामर्श इसमें राज्यपाल की ली जरूर जाती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे राज्यपाल। एक चीज़ और मैं कहूँगी कि कभी कभी क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए आ जाता है या फिर सन पूछ लिया जाता है कि कब कौन से राष्ट्रपति रहे, तो इसमें मैंने वो नहीं दे पाया है क्योंकि इतने सारे हैं, सारा लर्न करना ज़रूरी है। तो आप लोग उसको कहीं लूसेंट से या कहीं पे भी गूगल से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि सबसे पहले कौन थे और सबसे क्रोनोलॉजी से कौन कौन राष्ट्रपति होते आए हैं। और यूट्यूब पे आप देख भी लेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ट्रिक भी मिल जाएगी उसको लर्न करने की, तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है राज्यपाल। आर्टिकल 74 में एक प्रावधान आया था 1956 में कि एक व्यक्ति 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नियुक्त होगा कि नहीं होगा, तो हाँ कंफर्म है कि नियुक्त हो सकता है। आर्टिकल 74 में हुआ था ये, और आर्टिकल इसके लिए क्या है 1956। ये मैंने एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे 7th लिखना था, मतलब 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो यहाँ पे गलती से मैंने 74 लिख दिया है, सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा, तो ये 4 गलत है। 7th अमेंडमेंट हुआ था 1956 में, क्योंकि 74 तो उधर पंचायत और नगर पालिका पहुँच जाएगा, मुझसे ये ध्यान से एकदम उतर गया और शायद जल्दी में मैंने लिख दिया है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। ये 7th आर्टिकल था, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1956 का, जिसमें एक व्यक्ति 2 या 2 से राज्यों का अधिक से राज्यपाल बन सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, और केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि जो मंत्रिमंडल है उसकी सहमति होती है, बाकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं। इनकी अर्हता ये है कि 35 साल की उम्र होनी चाहिए, और राज्य के लिए बाहरी व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि जहाँ के राज्यपाल बन रहे हैं उस राज्य के ऊपर ना हो कि अदर स्टेट के हों। और जब भी इनकी नियुक्ति की जाती है उसमें सीएम से परामर्श राष्ट्रपति के द्वारा जरूर ली जाती है। इनकी शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और इनकी शपथ सत्यनिष्ठा की होती है। इनका त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित होता है,
और 2 राज्यों के जब ये राज्यपाल बनाए जाते हैं तो इनकी उपलब्धियां और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानक पर ही राज्य मिल कर देंगे। यानी कि अगर 2 राज्य में हैं तो राष्ट्रपति सेट कर देंगे कि कितना कितना देना है, तो वो राज्य मिलकर देते हैं। इनके भी आर्टिकल्स पूछे जाते हैं क्योंकि वह 2024 में पूछा गया था। तो इनका राज्यपाल का जो ट्रिक है आर्टिकल लर्न करने का, वो है राजा का नाक योगा से साफ, जिसमें राजा से आ जाएगा राज्यपाल आर्टिकल 153, का से कार्यपालिका 154, ना से आएगा नियुक्ति 155, का से आएगा कार्यपाल 156, योगा से आएगा योग्यता आर्टिकल 157, से आएगा सेवा शर्तें आर्टिकल 158, साफ से आएगा शपथ। तो ये इनके आर्टिकल थे, इनको जरूर लर्न कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है तो एक एक पॉइंट हम बहुत अच्छे से इसका करेंगे। अभी सबसे पहले कि जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है, बिल्कुल ध्यान से लर्न कीजिएगा क्योंकि अभी चुनाव होना है। तो इसमें दोनों सदन के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य आते हैं। जब राष्ट्रपति का होता है उसमें मनोनीत नहीं होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में मनोनीत होते हैं। और दूसरी चीज़, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के लोग ये नहीं होते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लिए जाते हैं। तो 2 चीज़ ध्यान रखने वाली हैं इसमें, उपराष्ट्रपति में कि इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं और इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उपराष्ट्रपति निर्वाचन को अवैध घोषित होने पर उस व्यक्ति द्वारा पूर्व में किए गए कार्य और उस दिन किए गए कार्य को अवैध नहीं माना जाएगा। इनकी अर्हता के लिए कि ये 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और ये राज्यसभा के लिए अर्हत होने चाहिए, क्योंकि इनको राज्यसभा का सभापति बनाया जाता है तो ज़रूरी होता है कि राज्यसभा के सदस्य बनने की इनमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और राज्यसभा के द्वारा जो पारित संकल्प होगा उन्हीं के द्वारा इनको हटाया जा सकता है, जिस पे लोकसभा अपनी सिर्फ सहमति दे सकता है और संकल्प सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में लाया जाएगा, लेकिन इसका संवैधानिक प्रावधान नहीं है। यानी कि उपराष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जाएगा इसका कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं है। जैसे कि राष्ट्रपति के लिए है महाभियोग, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है। इनका पद त्याग और शपथ राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अब अभी जो धनखड़ जी ने अपना पद त्याग दिया है तो किस तरीके से दिया है, कौन सा आर्टिकल का यूज़ करके, तो जो उपराष्ट्रपति का पद त्याग है वो आर्टिकल 67A में है और जगदीप धनखड़ के द्वारा इसी का यूज़ किया गया है। एक ये भी है कि जब मत बराबरी हो जाती है जैसे कि राज्यसभा में किसी चीज़ पे, तो ये अपना मतदान कर सकते हैं, लेकिन जब इनको अगर हटाने का संकल्प विचाराधीन है सदन में तब ये मतदान में वोट नहीं कर सकते हैं। इनके भी ट्रिक याद कर लेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है। इनके लिए ट्रिक है उपराष्ट्रपति के लिए, उसका निवास शनि है का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको गोला मार देंगे। उसका में ऊ से आएगा उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63, सा से सभापति यानी कि राज्यसभा का सभापति होगा आर्टिकल 64, का से कार्य यानी कि जब राष्ट्रपति एब्सेंट होंगे तो उनकी जगह पे कार्य करना है, ये बात कही गई है आर्टिकल 65 में। नी से निर्वाचन आर्टिकल 66, का से इनका कार्यकाल है 67 आर्टिकल में, सा से समय कि कितने समय के लिए 67, शनि से शपथ 69 में और नी से निर्वहन कि अपने कार्य का निर्वहन कैसे करना है ये 70 में है। तो ये इनके आर्टिकल्स हो गए। नेक्स्ट हम प्रधानमंत्री के बारे में भी यहाँ पढ़ लेंगे। तो आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए बात की गई है कि राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है, निर्विरोध होता है, ऐसा क्या? तो पीएम जो होता है नियुक्त होता है यानी कि अपॉइंटेड होता है। 91वां अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, उसमें ये कहा गया था कि जो लोकसभा है टोटल यानी कि 543%, उसका जो 15% होगा, सिर्फ उतना 15% के लोग ही मंत्री परिषद बना सकते हैं और जिसमें प्रधानमंत्री को भी इंक्लूड किया जाएगा। यानी कि जितनी संख्या है उसका परसेंट निकालेंगे, जितने परसेंट मतलब जितने लोग निकलेंगे उतने ही लोग मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं।
और अगर संसद सदस्य कोई पर्सन नहीं है तो वो भी 6 महीने के लिए पीएम बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें ये भी प्रावधान है ना कि कोई मंत्री ना होते हुए भी 6 महीने के लिए बन सकता है। लेकिन 6 महीने होने से पहले अगर उसने सदस्यता किसी सदन में नहीं ली तो उसको उस पद को छोड़ना पड़ेगा। तो अगर प्रधानमंत्री भी हैं तो आप बिना कुछ किए 6 महीने के लिए आप बन सकते हैं। इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। इनको वेतन भत्ता जो प्रधानमंत्री को मिलता है वो एक संसद सदस्य के द्वारा ही मतलब की तरह ही मिलता है, क्योंकि वो भी किसी संसद से अपना चुनाव लड़के गए हुए होते हैं, तो उसी तरीके से इनको मिलता है। अब ये होता है कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन होता है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री, जो कि उसके प्राइम मिनिस्टर उसके मुख्य होते हैं। कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसमें राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। और एक चीज़ और कभी कभी पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद में मंत्री की कितनी श्रेणियाँ होती हैं। तो मंत्री की 3 श्रेणियाँ होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये 3 श्रेणियाँ होती हैं मंत्रियों की। शक्तियाँ पूछी जाती हैं कि इसकी शक्ति क्या क्या होती हैं। तो इसमें मंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति से सिफारिश जरूर लेता है राष्ट्रपति से सिफारिश ली जाती है, क्योंकि जब राष्ट्रपति किसी को भी नियुक्त करना है तो वो प्रधानमंत्री से सलाह मांगेंगे। तो प्रधानमंत्री अपनी सलाह देते हैं कि आप इसको ये दीजिए, या फिर कार्यों का जो बंटवारा होता है उसमें भी सलाह दी जाती है। मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए राष्ट्रपति से बर्खास्त करने की ये सलाह दे सकते हैं। अपने त्याग पत्र से ये पूरे मंत्रिमंडल का स्वाहामंडल कर देंगे, यानी कि अगर प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दिया तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ध्वस्त हो जाता है। लोकसभा के विघटन की सिफारिश कर सकते हैं और मंत्रिपरिषद के विनिश्चय पर ही ये राष्ट्रपति को संसूचित करते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद में जो भी लोग होंगे उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। वेतन भत्ता संसद के द्वारा निर्धारित होता है। राष्ट्रपति भारत सरकार की कार्यवाही सुगमता से करने के लिए मंत्रियों के बीच कार्य आवंटन और नियम निर्माण कराते हैं, यानी कि राष्ट्रपति ही बताएंगे कि क्या क्या करना है। वैसे तो सिफारिश उसमें प्रधानमंत्री की ही होती है, लेकिन ये सब होता राष्ट्रपति के नाम से ही है। आर्टिकल 75(3) में कहा गया है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, यानी कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ध्यान दीजिएगा 75(3) में यह बात कही गई है। आर्टिकल 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रशासन के मामलों में मंत्रिपरिषद के निर्णयों तथा विधायन के प्रस्तावों के बारे में प्रधानमंत्री का ये दायित्व होगा कि वह राष्ट्रपति को संसूचित करें, यानी कि आर्टिकल 78 ये कहता है कि उसमें प्रधानमंत्री के दायित्व हैं कि वो सारी चीज़ों की सूचना राष्ट्रपति को दे। मंत्री जो सदन सदस्य है मतदान सिर्फ अपने सदन में करता है। जैसे कि कोई मंत्री है वो राज्यसभा से चुना गया है, राज्यसभा का मतलब मेंबर था और उसको मंत्री बना लिया गया है। अब लोकसभा में किसी विधेयक पर कोई बातचीत चल रही है ऐसा कुछ भी करके, तो उसके में भागीदारी वो उस सदन में भी ले सकता है, वहाँ पे जाके बोल भी सकता है। लेकिन जब उसको मतदान करना होगा तो वापस से वो अपने राज्यसभा में आएगा और वहीं पे मतदान करेगा। वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। अविश्वास प्रस्ताव अगर लाना होता है तो लोकसभा में 50 सदस्यों के द्वारा इसका अनुमोदन करना होता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री। आर्टिकल 164 में बात की गई है कि सीएम की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी। शपथ भी इनको राज्यपाल दिलाते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सीएम के सहित मिला के मंत्रिपरिषद में मंत्री कितने हो सकते हैं, तो कम से कम 12 तो होने ही चाहिए। राज्य का ये वास्तविक प्रमुख होता है और राज्य के योजना बोर्ड का ये अध्यक्ष भी होता है। नेक्स्ट है संसदीय समितियाँ। इसमें स्थायी और तदर्थ प्रकृति की समितियाँ होती हैं। कुछ होती हैं परमानेंट और कुछ होती हैं कि टाइम टू टाइम बनाई जाती हैं आवश्यकता के अनुसार, और इनको स्पीकर और सभापति के द्वारा नामित किया जाता है। राष्ट्रपति का जो प्रतिवेदन होता है जो रिपोर्ट और प्रतिवेदन होते हैं इन समितियों के, वो स्पीकर और सभापति के पास जाते हैं। सबसे पहली समिति हम पढ़ेंगे लोकलेखा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा होता है और इसका अधिनियम 1919 था, लेकिन इसका गठन 1921 में हो पाता है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है।
कुल इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष से होता है और इसका मुख्य कार्य होता है कैग यानी कि लोक लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करना। और इस समिति को कैग मित्र होता है, दार्शनिक पथ प्रदर्शक होता है और कोई भी मंत्री का इसमें निर्वाचन नहीं होता है। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति। ये सबसे बड़ी समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। इसका गठन जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर हुआ था 1950 में और इसको सतत किफ़ायती समिति भी कहा जाता है। सार्वजनिक उद्यम समिति, इसको कृष्ण मेनन की समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था 1964 में। इसके अध्यक्ष लोकसभा से ही होते हैं और सार्वजनिक उद्यमों पर ये प्रतिवेदन की जांच करता है जो कि कैग के होते हैं। नेक्स्ट है सहकारी समिति। 97th अमेंडमेंट के द्वारा 2011 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है और आर्टिकल 19 के तहत ये एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 43B के तहत ये नीति निर्देशक तत्व में शामिल है और पार्ट 9B जो कि पूरा सहकारी समिति से है उसके द्वारा ये भी जुड़ी हुई है। इसमें मैक्सिमम सदस्य 21 हो सकते हैं। ध्यान दीजिए सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं क्योंकि मैंने लक्ष्मीकांत और घटना चक्र दोनों को मिला के ये नोट्स बनाए हैं कि जितने भी उसमें पॉइंट्स जो रहते थे जो कॉमन रहते थे उनको एक बार लिख दिया, बाकी जितने भी मोस्ट जो पूछे गए वो इसमें ज़रूर हैं। और इनका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। नीति आयोग, अभी देखिए आरओ के क्वेश्चन में पूछा भी गया था नीति आयोग के बारे में। तो इसमें अध्यक्ष इसके पीएम होते हैं। इसकी शासकीय परिषद में सभी राज्य के सीएम होते हैं यानी सभी मुख्यमंत्री आ जाएंगे। संघ शासित प्रदेश के भी सीएम होते हैं और जिन संघ शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं होते हैं वहाँ के उपराज्यपाल को बुलाया जाता है। यहाँ के उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होते हैं और वो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं यानी कि उनका दर्जा एक कैबिनेट मंत्री के उतना ही होता है। बहुत सारे वाद पूछे जाते हैं कि कौन से सन में आए थे या क्या प्रावधान था। तो A.K. गोपालन वाद 1950 में आता है, निवारक निबोध से संबंधित था और इसी ने आर्टिकल 21 की व्याख्या भी की है। रोमेश थापर आया था, ये स्वतंत्र भाषण से संबंधित है। शंकरी प्रसाद केस 1951 में आया था, संविधान संशोधन से संबंधित है। इंदिरा साहनीवाद 1992 में आया था, ओबीसी आरक्षण से संबंधित है। केशवानंद भारती ये बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित है, 1973 में आया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बेरीबाड़ी 1960 में आया था। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में आया था। किहोतो हॉलोहान 1993 में आया था और ये दल बदल के वाद से संबंधित था। चंपकम दोराई राजम ये 1951 में आया था और ये भेदभाव के विरुद्ध था। ये सारे वाद हो चुके हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।